हेलो साथियों, हिस्ट्री बाई एस.एन. यादव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक बार पुनः मैं राजनीति शास्त्र के तीसरे प्रैक्टिस सेट के साथ रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से आप लोगों के समक्ष आ रहा हूं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आज हमने लगभग 65 प्रश्नों का श्रृंखला रखा है और उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो साथियों, इसी के साथ हम आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसने इस विचार को व्यक्त किया है समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है। किसने इस विचार को व्यक्त किया है समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है। प्लेटो, अरस्तु, हीगल, हॉब्स। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है अरस्तु। यानी समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है, ये अरस्तु का कथन है। यानी अरस्तु ये स्टेटमेंट दिए हैं। अगला प्रश्न है, यानी आज का दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। क, संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं। ख, राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है। ग, कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडलों द्वारा ही पारित किए जा सकते हैं। और घ, संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के सदनों की संयुक्त बैठकें। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें से सही उत्तर क्या है। संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं। तो साथियों, ये तो सही है। यानी भारतीय संविधान में संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं हैं। ख, राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार। ये भी सही है कि राज्य को संशोधन की पहल के अधिकार नहीं है। कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडल द्वारा ही पारित किए जाते हैं। साथियों, ये लाइन गलत है। संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के सदनों की संयुक्त बैठकें। संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद की संयुक्त बैठकें। तो साथियों, ये भी स्टेटमेंट गलत है। यानी एक और दो हमारा सही है। यानी एक और दो क ख किस में है, दूसरे में। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। आज का तीसरा प्रश्न है, विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय है। विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय है। 1, मानव स्थापित विधि। 2, प्राकृतिक विधि। 3, संविधान के अधिसमय। और 4, सामान्य विधि। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है मानव स्थापित विधि। यानी विधि के शासन वाक्यांश में विधि पद का अभिप्राय मानव स्थापित विधि से होता है। अगला प्रश्न है, यानी चौथा नंबर का, निम्न में से किसमें राज्यों की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं। निम्न में से किसमें राज्यों की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं। रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना, युद्ध प्रथाएं, राजतंत्र, प्राकृतिक विधि के समावेश, राजतंत्र, बल, पारस्परिक समझौते, राजनीति नेतृत्व, रक्त संबंध, संविदात्मक समझौते, धर्म, अराजकता। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना। यानी रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना राज्यों की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व माने जाते हैं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, निम्न वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है।
एक, राज्य की उत्पत्ति साधनों का विकास करने के उद्देश्य से हुई है। 2, राज्य की उत्पत्ति उत्पादन की विधि में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से हुई है। 3, राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणपरक संबंधों के रक्षार्थ हुई है। राज्य की उत्पत्ति वर्गविहीन समाज के उद्देश्य से हुई है। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है, राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणपरक संबंधों के रक्षार्थ हुई है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता वह सब करने और आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने या आनंद लेने योग्य है। स्वतंत्रता का यह विचार है, यानी किसका है? टी.एच. ग्रीन का, आई. कांट का, एच. लास्की का, जे.एस. मिल का। तो साथियों, ये स्टेटमेंट जो है वो टी.एच. ग्रीन का है, यानी ये स्टेटमेंट टी.एच. ग्रीन द्वारा कहा गया है कि स्वतंत्रता वह सब करने और आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने या आनंद लेने योग्य है। आज का 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है? क, नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष। ख, उपराष्ट्रपति की उच्च सदन की अध्यक्षता। ग, मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना। और घ, कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी। तो साथियों, देखते हैं इसमें से क्या सही है। क, नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष। साथियों, ये स्टेटमेंट सही है, यानी भारत में नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष होता है, यानी राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का होता है। उपराष्ट्रपति की उच्च सदन की अध्यक्षता। साथियों, यह स्टेटमेंट गलत है, यानी उपराष्ट्रपति की उच्च सदन की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती। मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना। साथियों, ये स्टेटमेंट सही है। कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी। साथियों, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क, ग और घ, यानी तीसरा क, ग और घ। आज का 8वां प्रश्न है, विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बतलाया है। जॉन लॉक ने, जॉन ऑस्टिन ने, ए.बी. डायसी ने, हैरोल्ड जे. लास्की ने। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ए.बी. डायसी ने। ए.बी. डायसी ने साथियों विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बतलाया है। 9वां प्रश्न है, एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्रणाली है, मनुष्य के विषय में यह विचार प्रतिपादित किया है। एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है, मनुष्य के विषय में यह विचार प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? हाब्स ने, बाइको ने, हेरल्डर ने, रूसो ने। तो साथियों, इसका राइट आंसर है रूसो ने, यानी रूसो द्वारा ये कहा गया था कि एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है। आज का 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित विचारकों में से किस एक ने यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा के बीच अंतर बतलाया है? 1 रूसो, 2 ग्रीन, 3 बोसांके, 4 कांट। तो साथियों, इसका राइट आंसर है रूसो, यानी रूसो ने यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा के बीच अंतर को स्पष्ट किया है। यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा के बीच के अंतर को रूसो द्वारा स्पष्ट किया गया है। अगला प्रश्न है, उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है कि यह गुण की जगह संख्या पर अधिक बल देता है, यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है, यह शासनकर्ता कुलीन तंत्र द्वारा जनता के शोषण के खतरे को न्यूनतम बनाता है,
यह बहुमत की राय पर निर्भर रहता है। तो साथियों इसका राइट आंसर है यह सभी व्यक्ति के मतों को समान मानता है, यानी उदार लोकतंत्रवादी विचारधारा जो है यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है, यानी एक व्यक्ति एक मत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है? यानी दोहरा शासन प्रणाली किसका आवश्यक लक्षण है? अध्यक्षीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो संघीय व्यवस्था, यानी दोहरी शासन प्रणाली संघीय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। एक, राज्य के ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाना। दूसरा, राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। तीसरा, यथास्थिति का औचित्य स्थापित करना। चौथा, क्रांति द्वारा समाज में आमूल परिवर्तन करना। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना, यानी सामाजिक संविदा का सिद्धांत राजनीतिक बाध्यता के आधार पर क्या करता है? व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, अनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया या प्रतिपादन किया? अरस्तू ने, रूसो ने, मार्क्स ने, रॉल्स ने। तो साथियों इसका राइट आंसर है अरस्तू ने, यानी अनुपातिक समानता का सिद्धांत अरस्तू द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वो वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की यह परिभाषा किससे संबंधित है? हाब्स, हीगेल, बेंथम और लास्की। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो बेंथम, यानी बेंथम की यह परिभाषा है कि जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। ये बेंथम का स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है, मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया है? भारत के संविधान में, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में, निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1975 में, दंड तथा निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1969 में। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में, यानी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 के तहत मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान किया गया था। 17वां प्रश्न है, फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? यानी फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? अभिजात वर्ग, जंगखोर, जनतंत्रवादी, अराजकतावादी। साथियों राइट आंसर इसका है अभिजात वर्ग, यानी फांसीवाद के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप अभिजात वर्ग के लिए चलाई जाने वाली, मतलब अभिजात वर्ग के लोगों के लिए चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? राज्य किसी व्यक्ति की विधि के समक्ष समता नहीं नकारेगा। राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जनसंख्या के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध विभेद नहीं किया जाएगा। राज्य ने अस्पृश्यता का अंत कर दिया है और उसका किसी भी रूप में आचरण विधि द्वारा दंडनीय होगा। राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा।
साथियों इसकी बात की जाए तो राज्य की किसी व्यक्ति की इस विधि के समझ क्षमता नहीं रखना करेगा। राज्य धर्म यानी पहला और दूसरा और तीसरा जो है वो मूल अधिकार से संबंधित हैं, और चौथा जो है वह नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत से संबंधित स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं जिला न्यायालय, राष्ट्रपति, केवल उच्च न्यायालय, उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों, यानी मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए जारी कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं कौन? उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों। और कितने प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं? 5 प्रकार के। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंध है? सामाजिक संविदा या सामाजिक समझौता जिसको बोला जाता है के सिद्धांत से संबंधित हैं ऑस्टिन, लॉक, J.S. मिल, मार्क्स। तो साथियों सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंधित जो हैं वो कौन है? लॉक हैं, जॉन लॉक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है? 2, 4, 3, 1। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। पहला 352 आर्टिकल, और दूसरा 356 और तीसरा 360। इन तीनों अनुच्छेद के अंतर्गत 3 प्रकार का आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान द्वारा किया गया है। 22 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह मत है लॉर्ड एक्टन का, T.H. ग्रीन का, H.J. लास्की का, अर्नेस्ट बार्कर का। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है लॉर्ड एक्टन ने कहा था इसको कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। अगला प्रश्न है, समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? अवरोधों का, विशेषाधिकार का, प्रतिस्पर्धा का, सामाजिक वर्गों का। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है विशेषाधिकार का। समाज में समानता का निहितार्थ अभाव विशेषाधिकार का है। अगला प्रश्न, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है? लोकतंत्र में, तानाशाही में, अल्पतंत्र में, अभिजात तंत्र में। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है लोकतंत्र में, यानी लोकतंत्र में राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना पड़ता है? लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे संबोधित या किसे देना पड़ता है? भारत के प्रधानमंत्री को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के उपराष्ट्रपति को। तो साथियों इसका राइट आंसर है लोकसभा के उपाध्यक्ष को, यानी जब लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। अगला प्रश्न है, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसका है? यानी यह मत किसने व्यक्त किया है? हीगल ने, रूसो ने, लॉक ने, हॉब्स ने। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है हॉब्स। ये हॉब्स का स्टेटमेंट है साथियों कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा होता है। अगला प्रश्न है, हाल के वर्षों में अधिकांश संघीय देशों में केंद्र बहुत शक्तिशाली बन गया है, इकाइयाँ बहुत शक्तिशाली बन गई हैं, केंद्र बहुत कमज़ोर बन गया है, केंद्र तथा इकाइयाँ दोनों बहुत शक्तिशाली बन गई हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है ये, यानी केंद्र बहुत शक्तिशाली बन गया। 28 नंबर का प्रश्न है, हॉब्स के अनुसार राज्य में व्यक्ति के सब प्राकृतिक अधिकार हैं,
राज्य में व्यक्ति की प्राण से संबंधित अधिकार हैं। अनुबंध के बाद व्यक्तियों को मार देने का अधिकार बना रहता है। राज्य का स्थापना करने में व्यक्ति किन्हीं भी अधिकारों का समर्पण नहीं करते हैं। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है राज्य में व्यक्ति की प्राण से संबंधित अधिकार है। अगला प्रश्न है, परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी निरोध करते हैं क्योंकि दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य। वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में आड़े आता है। वह जनतंत्र विरोधी है। राज्य जनसेवा का निगम है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि राज्य। अगला प्रश्न है, यदि संविधान परम संप्रभु है तो तत्कालिक संप्रभुता आरोपित है राष्ट्र में, निर्वाचक गण में, विधि निर्माता निकाय में, शासक दल में। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो विधि निर्माता निकाय में है। यानी संविधान परम संप्रभु है और तत्कालिक संप्रभुता जो है विधि निर्माता निकाय में आरोपित की गई है। अगला प्रश्न है, राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है? राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? राज्य अपने में एक साध्य है। राज्य साध्य का एक साधन है। राज्य साधन है और साध्य दोनों है। राज्य न साध्य है, साधन है, न साध्य है। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है राज्य साधन और साध्य दोनों है। बत्तीस नंबर का प्रश्न है, समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? कानूनी समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है आर्थिक समानता। यानी समानता के उदारवादी विचारकों का मानना है कि आर्थिक समानता के उदारवादी विचार में आर्थिक समानता के अनुरूप नहीं है। यानी कानूनी समानता, सामाजिक समानता और राजनीतिक समानता उदारवादियों के विचार में है, लेकिन आर्थिक समानता जो है वो उनके विचार के अनुरूप नहीं है। अगला प्रश्न है, ग्रीन ने स्वतंत्रता को माना है नियंत्रण का अभाव, कुछ भी करने की छूट, विधि का अभाव, करने योग्य काम करने की क्षमता। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है करने योग्य काम करने की क्षमता। यानी ग्रीन ने स्वतंत्रता को माना है करने योग्य काम करने की क्षमता। 34 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। निम्नलिखित में से कौन सा वाद इस वक्तव्य को मानता है? उदारवाद, समाजवाद, बहुलवाद, फांसीवाद। तो साथियों, इसका राइट आंसर है उदारवाद। यानी उदारवादी यह मानते हैं कि स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ भी नहीं है कि जो उस इच्छा को प्रोत्साहित करे और जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। यह उदारवादियों का स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में 3 ऐसे हैं कि जो एक दूसरे से मिलते हैं, वह चौथा कौन सा है जो इन तीनों से अलग है? उदारवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है समाजवाद। यानी सोशलिज्म जो है इन तीनों विचारधारा से अलग है। 36 नंबर का प्रश्न है, पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व। यह मत है विंस्टन चर्चिल का, मुसोलिन का, हिटलर का, सुभाष चंद्र बोस का। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है मुसोलिन का। यानी पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है। यह स्टेटमेंट मुसोलिन का है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम की समिति, अधीनस्थ विधायन की समिति। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है लोक लेखा समिति। यानी भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण जो समिति है वो लोक लेखा समिति है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है संसद का संप्रभुता, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि का शासन, बहुमत का शासन। तो साथियों जो इसका राइट आंसर वो है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। यानी संसदीय सरकार में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में यह कहा था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता। भारत का उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में यह कहा था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता है। गोपालन बनाम मद्रास राज्य, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। यानी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में यह कहा गया था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य विरचित अर्थशास्त्र का संबंध है दर्शन शास्त्र से, अर्थशास्त्र से, राजनीति विज्ञान से, इतिहास से। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो राजनीति विज्ञान है। यानी कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है साथियों वो अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र और इतिहास का विषय न होकर राजनीति विज्ञान से संबंधित विषय है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कौन कहा था? यानी महात्मा कहा था, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था रविंद्रनाथ ठाकुर ने, विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने, सुभाष चंद्र बोस। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ बाय मिस्टेक ठाकुर लिख दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था। साथियों महात्मा गांधी जो थे उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। जैसा कि आपको पता होगा इनको महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने ही कहा था। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था रंगून में, टोक्यो में, पीकिंग में, सिंगापुर में। तो साथियों नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन जो किया गया था वो सिंगापुर में किया गया था। यानी इसका राइट आंसर है सिंगापुर। अगला प्रश्न है, 43वें नंबर का, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है मतदाता, संविधान, संसद एवं राज्य विधानसभा। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है मतदाता। यानी भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? मतदाता है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? 41वां संशोधन, 42वां संशोधन, 43वां संशोधन, 44वां संशोधन।
तो साथियों इसका राइट आंसर जो है 42वां संशोधन, यानी 42वें संशोधन में भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द को जोड़े गए थे। साथियों 42वें संशोधन की बात की जाए तो 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का इसको दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकारों की संख्या है। भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकारों की संख्या है 5, 6, 7 और 8। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो 6 है। यानी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो 6 प्रकार की हमें मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त हैं, जो कि आपको पता होगा। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। यानी इस तरह से हमें संविधान द्वारा 6 मौलिक अधिकारों की प्राप्ति हुई है। यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहे तो वो किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र लिखेंगे? उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, भारतीय जनता को? तो साथियों इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति को। यानी यदि भारत के उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र जो है वो दे सकते हैं। और साथियों इसकी और बात की जाए तो जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस पद पर उपराष्ट्रपति कार्य करता है। कि जब तक नया राष्ट्रपति पुनः पद न धारण कर ले तब तक उपराष्ट्रपति उसके पद पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त पद आवश्यक पूर्ति कर लिया जाना चाहिए 1 माह के भीतर, 3 माह के भीतर, 6 माह के भीतर, 1 वर्ष के भीतर? तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वह 6 माह के भीतर। यानी राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो जाता है तो उसे 6 माह के भीतर उसकी पूर्ति कर ली जाती है। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष? तो साथियों इसका राइट आंसर जो है 25 वर्ष। यानी 25 वर्ष का नागरिक भारत का प्रधानमंत्री जो है बन सकता है।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है। 49वां प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है लोकसभा के प्रति। यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। आज का 50वां प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है पंचायत राज की स्थापना, राज्यों के पक्ष में अधिक आर्थिक विकेंद्रीकरण, नौकरशाही संरचना में शक्ति का विकेंद्रीकरण, सरकार के तीनों अंगों में शक्तियों का बंटवारा। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है पंचायती राज की स्थापना। यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है पंचायती राज्य की स्थापना करना। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के राज्य व्यवस्था के 7 तत्वों में सम्मिलित था श्रेष्ठीन, सेवक, संधि, आमत्य। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है आमत्य। आमात्य जो है प्राचीन भारत के राज्य व्यवस्था के 7 तत्वों में सम्मिलित था। उस प्राचीन भारत के राज्य व्यवस्था में सात जो तत्व थे वो थे स्वामी, आमत्य, दुर्ग, कोश, मित्र, दंड। स्वामी, आमत्य, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र, यानी 7 प्रकार के तत्व थे, उसमें आमत्य शामिल था। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है, 52 नंबर का प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है धर्म की राजनीति से पृथकता, धार्मिक स्वतंत्रता, राज्य का कोई धर्म न हो, धार्मिक समानता। यानी इस धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है। तो साथियों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा राज्य का कोई धर्म न होना। यानी भारत के संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यानी भारत का कोई धर्म नहीं है, मतलब कोई एक धर्म भारत का नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी प्राप्त करने के लिए किस भारतीय राजनीतिक पार्टी को कम से कम कितने राज्यों से मतों के आधार पर मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है? 3, 4, 5 और 6। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है 4। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान किस अनुसूची में दिया गया है? केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? 5वीं, 7वीं, 10वीं और 12वीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची की बात की जाए तो साथियों इसमें केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है संघ सूची, राज्य सूची, एवं समवर्ती सूची। यानी 3 तरह से केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित करके कितनी निश्चित की गई है? 15, 31, 28, 17। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो 31 है। यानी भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या जो होती है वो 31 निश्चित की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायत की अवधारणा निहित है? प्रस्तावना में, मूल कर्तव्यों में,
राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में प्रथम अनुसूची में। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में पंचायत की मतलब पंचायत की अवधारणा का सिद्धांत अवधारणा को निहित किया गया है। 57 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भारत संघात्मक, ऑस्ट्रेलिया संघात्मक, अमेरिका संघात्मक, ब्रिटेन संघात्मक। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है ब्रिटेन संघात्मक। यानी भारत को भी संघात्मक राज्य का दर्जा को भी ऑस्ट्रेलिया को भी संघात्मक राज्य का दर्जा प्राप्त है और साथियों जो है अमेरिका को भी संघात्मक राज्य का दर्जा प्राप्त है। अब ब्रिटेन जो है वो संघात्मक न होकर संसदीय राज्य का दर्जा पर इसको प्राप्त है, संसदीय। यानी यह संसदात्मक केवल संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान समीक्षा हेतु बनाई गई नवीनतम अब तक की अंतिम समिति के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस नानावती, जस्टिस वेंकटचलैया, जस्टिस पाठक, जस्टिस खरे। तो साथियों इसका राइट आंसर है जस्टिस वेंकटचलैया। अगला प्रश्न है, प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था? प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था? कार्ल मार्क्स ने, राम मनोहर लोहिया ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजा राममोहन राय ने। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है जवाहरलाल नेहरू। यानी जवाहरलाल नेहरू ने प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को विकसित किया था। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी दलीय प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, दलविहीन। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है द्विदलीय। यानी लोकतंत्र की सफलता के लिए द्विदलीय प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय स्थित है वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है न्यूयॉर्क। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की संघ का सचिवालय जो है न्यूयॉर्क में है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी 1945 ईस्वी में हुई थी। इसका सचिवालय जो है न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था सन 1951 से 56, 1947 से 52, 1952 से 57, 1956 से 61। तो साथियों इसका राइट आंसर है 1951 से 56। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 51 से 56 तक था। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग गठित किया गया था सन 1953 ईस्वी में, सन 1982 ईस्वी में, सन 1980 ईस्वी में, सन 1979 ईस्वी में। तो साथियों इसका राइट आंसर है सन 1979 ईस्वी में। मंडल आयोग का गठन सन 1979 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वह राष्ट्रपति द्वारा। यानी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा इस संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। आज का 65वां और अंतिम प्रश्न है,
प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य विवेकी, शांतिप्रिय और सामाजिक था, यह किसका कहना है? यानी प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य विवेकी, शांतिप्रिय और सामाजिक था, यह किसका कहना था? स्पेंसर का, रूसो का, हॉब्स का, लॉक का? तो साथियों इसका राइट आंसर है लॉक। यानी लॉक ने ये कहा था कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य विवेकी, शांतिप्रिय और सामाजिक था। तो साथियों इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त हो रहा है और उम्मीद करता हूँ साथियों आज के प्रश्न जो हैं आपको बेहद पसंद आए होंगे। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाह रहे हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कुछ प्रश्नों के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।